दूरदर्शन किसान के हेलो किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। हेलो किसान में हम कृषि और पशुपालन से जुड़ी नई नई उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि वानिकी के बारे में। इसके तहत किसान किस तरह सह फसली खेती करके मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। किसान किस तरह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि के इन दोनों विषयों पर किसान फोन के माध्यम से सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर सुखदेव सिंह और साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय सलाहकार चिंतामणि पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपनी जिज्ञासाओं का तुरंत जवाब पाइए हमारे विशेषज्ञों से। हम सबसे पहले सवाल करेंगे डॉक्टर सुखदेव सिंह साहब से। सर, आप हमको बताएं कि देश में कृषि वानिकी की इस समय क्या दशा है, क्या दिशा है, और उससे पहले कृषि वानिकी का पर्याय भी स्पष्ट करें। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसान भाइयों से सीधे जुड़ रहे हैं और एक ऐसी चीज़, एक ऐसे उद्देश्य के लिए और एक ऐसे कार्य के लिए जिसमें कि हम अपने खेतों में फसलें ही नहीं वनों को भी हम उगा सकते हैं और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों का जो फल है, जो दोनों के जो लाभ हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं। यदि हम बात करें कृषि की, तो कृषि भूमि में यदि हम पेड़ों को लगाते हैं तो एक ये माना जाता है कि हम लोग कृषि के साथ में कुछ जो वृक्ष के प्रजातियों के पेड़ हैं जो वहाँ पर हम खेती को भी होने देते हैं और अपने आप भी उगते रहते हैं। और दूसरा, यदि वन है तो वहाँ पर बिरलन यदि कहीं पर वन है तो उसके बीच में हम इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ, कृषि संबंधित गतिविधियाँ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग जिसमें है, मशरूम की खेती है, जड़ी बूटी की खेती है, इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ हैं, उनको हम लोग वनों के बीच में, वन क्षेत्र के बीच में भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह में हो सकता है, कृषि क्षेत्र में भी और वन क्षेत्र में भी। और इससे जो किसान भाई हैं वो दोनों जगह अपना फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि यदि खेती हो रही है और जब खेती नहीं हो रही है तो पेड़ की अपनी बढ़त हो रही है। और पेड़ में जब हमें चाहिए कि उसके पत्ते ना हो ताकि सूर्य की रोशनी सर्दियों के दिनों में खेतों में पहुंचे, तो वो अपने पतझड़ जो है वो कर दें और उससे हमारी खेती जो है वो बहुत अच्छी बने। जी डॉक्टर साहब, सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पहले देख लेते हैं एक ये खास रिपोर्ट। कृषि वानिकी का मतलब एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलों की सहफसली खेती से उपज लेना है। वन पौधों के साथ कृषि फसलों को उगाने की विधि को कृषि वानिकी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी पुराने समय से अपनाई जा रही है। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन को अपनाते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, पशुपालन को साथ साथ अपनाते हुए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत एक ही भूमि पर वृक्षों के साथ साथ फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इन फसलों में कोई भी फसल जैसे खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और चारे आदि हो सकते हैं। कृषि वानिकी पद्धति शुष्क भूमि कृषकों के लिए लाभकारी पद्धति है, क्योंकि इस भूमि पर फसल की पैदावार प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। कृषि वानिकी के तहत खेत के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में या खेतों के अंदर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। इस पद्धति में रोपित वृक्षों के बीच दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि उनके बीच में कृषि फसलों को रोपित किया जा सके।
और इस रिपोर्ट के बाद हेलो किसान में सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं चिंतामणि पांडे जी और हम आपसे जानेंगे पांडे साहब कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अभी देश में क्या दिशा चल रही है, और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। इस योजना के विषय में हमें बताएं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा सभी किसान जानते हैं कि पूर्व से ही हमारे देश में या तो नहर से सिंचाई की जाती थी या ट्यूबवेल से, लेकिन 2015 जुलाई में एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत 4 मुख्य योजनाएं जोड़ी गईं। इसमें एक तो ये है कि बड़े बड़े जो बांध बना करके सिंचाई की जाती थी उसका नाम रखा गया था AIBP, एसिडेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट। दूसरा था कि हर खेत को पानी। तीसरा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और चौथा जो बहुत ही प्रचलित शब्द है वो है राष्ट्रीय जलागम या जलागम योजना, वाटरशेड के नाम पे जाना जाता था। इसके चारों में से पहला मुख्य रूप से जो कृषि सिंचाई से संबंधित था वो ये था कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से हम जल संरक्षण करें। जल संरक्षण के बाद किस तरीके से फसलों में कौन सी विधि अपनाएं जिससे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो और वाटर यूज एफिशिएंसी या पानी लगाने की क्षमता बढ़े। उसके साथ साथ फसल के साथ साथ खाद का भी उपयोग कम से कम हो पाए। इसलिए इस योजना का प्रावधान किया गया। आज ये लगभग सभी राज्यों में सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग सुविधाएं दे रखी है और किसानों के लिए विशेष करके लघु और सीमांत किसानों के लिए 55% ग्रांट के रूप में दी जाती है, जबकि अदर किसान जो हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके लिए 45% है। जी, हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक और रिपोर्ट। पानी की हर बूंद बहुमूल्य है। जल के बिना खेती किसानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोदी सरकार ने किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने मॉनसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है। बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर है, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकार 10% खर्च वहन करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का विस्तार और विस्तारित भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंधन भी किया जा रहा है। जलाशयों को दोबारा भरना, वर्षा जल का संचयन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना भी इस योजना का उद्देश्य है। और हेलो किसान में इस रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चिंतामणि जी से हम जानेंगे जो रिपोर्ट से पहले वो चर्चा कर रहे थे और जो हमने रिपोर्ट में भी देखा, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में संचालित की जा रही है। और इस योजना के जो महत्वपूर्ण 4 घटक हैं उसके विषय में चिंतामणि जी हम आपसे विशेष रूप से जानना चाहेंगे। जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की जाती है, हर खेत को पानी की बात की जाती है, वाटर शेड मैनेजमेंट की बात की जाती है और विशेष सिंचाई योजना की बात की जाती है। तो इस योजना के जो 4 महत्वपूर्ण घटक हैं उन घटकों के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। जैसा आपने कहा कि 4 घटक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस तरीके से हम जल संरक्षण करें और फिर उसका पर ड्रॉप मोर क्रॉप के रूप में किस तरीके से हम उसका उपयोग करें।
जहाँ तक AIBP का सवाल है, उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसमें माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन और नलकूप आदि भी आते हैं जी। इन सब का उपयोग तो बहुत सदियों से होता आ रहा है, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें माइक्रो इरिगेशन में दो से विशेष करके यंत्र हैं। माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर और ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई से किस तरीके से हम फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं जी। और जी। फसल को जहां आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उस उतना ही पानी डालें। जी। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पास अभी भी लगभग 72% जमीन असिंचित है। अब असिंचित क्षेत्र को सिंचित में लाने के लिए दो ही उपाय है, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जल संसाधन को संरक्षण करें और उसका उपयोग करें। दूसरा यह है कि जल का उपयोग किस तरीके से करें कि उसकी क्षमता या उपयोग करने की वाटर यूज एफिशिएंसी हम अंग्रेजी में कहते हैं वो बढ़ जाए। वो बढ़ाने के लिए आपको जो फसल जिनमें पौधों से पौध की दूरी और लाइन टू लाइन दूरी है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन ही सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पानी केवल पौधों की जड़ों तक पहुँचता है और पानी के साथ साथ ये भी सुविधा रहती है कि आप खाद भी उचित मात्रा में, कुछ जितना चाहिए उतनी ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण भी होता है। दूसरी पद्धति जो मैंने बताया स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये उन फसलों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पे कि हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं है और सीड ड्रिल से ही हम बुआई करते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी इन स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ लिमिटेशन या उसकी बाध्यता ये है कि पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। अगर पानी में किसी तरीके का अल्कली या सैलाइन पाया जाता है तो उसका उपयोग किसानों को हम यह सलाह देंगे कि पहले पानी का उपचार करें जी, और उसके बाद उसका उपयोग अपनी फसल के लिए करें, जिससे कि पौधे की उत्पादकता बढ़े और खेत की उर्वरकता भी बनी रहे जी। तो यहाँ डॉक्टर साहब, पानी जो आपने बताया कि अगर अल्कली है, अधिक उसमें क्षार है या कुछ और आर्सेनिक कंटेमिनेशन है, तो उसका कोई ऐसी किट आप बनाते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को उपलब्ध हो पाती है कि वो पानी की जांच कर पाएँ? जैसा आपने कहा कि एक तो पानी जांच करना है, दूसरा मिट्टी का भी परीक्षण करना है। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने एक योजना चलाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड। हर एक किसान की मिट्टी की जांच करके ये बताया जाता है कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य कौन कौन से तत्व कितने हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। इन तत्वों के आधार पर ये देखा गया है कि पूरे देश में लगातार गेहूं और धान की फसल उगाने के कारण भूमि की क्षमता घटती जा रही है, और घटने का मुख्य कारण है कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच कहते हैं जी, उसकी क्षमता बढ़ गई है। जो सबसे उचित मात्रा है वो 6.6 है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर धान और गेहूं लगातार किसान ले रहे हैं और सिंचाई कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ ये लगभग 8 से 9 पहुँच रहा है। ऐसी स्थिति में या तो पौधा मर जाता है या उगता ही नहीं। इन सब का उपचार करने के लिए कृषि विभाग के संपर्क में आप किसान भाइयों को कहूँगा वो जाएं, और वहाँ पे जिप्सम लगभग मुफ्त में दिया जाता है, जिसका उपयोग करने के बाद जिस तरीके से हम खाद छींटते हैं उसी तरीके से खाद की तरह ही इसको मिट्टी में मिला दें और पानी दें, जिसके कारण उसमें एक तो जो साल्ट जिसको कहते हैं अल्कली, वो अल्कलिनिटी कम हो जाएगी और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, जो हम सुखदेव जी के पास आएंगे, जो कृषि वानिकी का बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और सिंचाई योजना से भी बहुत हद तक ये जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे जो कृषि वानिकी है, हमारे किसान भाइयों को आप कैसे इसमें जागरूक करेंगे कि वो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ वन भी लगाएं, जो एक मैं इससे पर्याय समझता हूँ कृषि वानिकी से। जी, ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है, वो उसमें जल संरक्षण एक शब्द बहुत अच्छा इन्होंने बोला है।
पेड़ को हम लोग इस प्रकार से मानते हैं कि पेड़ की जड़ जो है थोड़ी गहरी चली जाती है जी। और गहरी जाने का मतलब ये है कि जो हम सिंचाई फ्लडिंग के माध्यम से करते हैं, ज़मीन में हम लोग छोड़ देते हैं पानी को। एक तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन है, परंतु अभी भी ये थोड़ा सा पीछे है और हम लोग क्या करते हैं कि फ्लडिंग कर देते हैं खेत को। फ्लडिंग करने से क्या होता है कि पानी जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा यूज़ हो जाता है और बाकी पानी बह जाता है। यदि पेड़ हम लोग बीच में लगाते हैं, और बीच में भी दो टाइप के पेड़ मतलब लगाने के तरीके हैं, या तो हर मेड़ पर पेड़ लगाएं या फिर पेड़ इस प्रकार से लगाएं कि खेती भी हो और पेड़ भी हो। जैसे कि लगभग 5 मीटर का यदि पेड़ जो है, एक दूरी पेड़ से दूसरे पेड़ की 5 मीटर की दूरी रखें, और यदि हम इस प्रकार से लगाते हैं तो पूरे खेत में पेड़ भी हो रहे हैं और पूरे खेत में खेती भी हो रही है। तो पेड़ जहां पर होगा वो अपने आप जड़ों के माध्यम से वो पानी को जमीन में ले जाएगा। डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी पर चर्चा हम जारी रखेंगे और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी और जानेंगे। और आप हमें फोन कर सकते हैं, हेलो किसान में जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हमारे साथ किसान भाई फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी बिहार से। पुष्कर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी सर। जी, सवाल पूछें पुष्कर जी। जी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आप बोलिए। मेरा सवाल ये है जी कि मैं बहुत दिनों से कॉल सेंटर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात हो नहीं पा रही थी। जी। समस्या ये है कि मैं बहुत एक सीमित किसान हूँ, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी मिली कि सोलर पंप प्लेट का जो स्थिति है सरकार की तरफ से फ्री है, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ता है और जैविक खाद के लिए कौन कौन सा करना पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा है सर। डॉक्टर साहब, उसका सवाल आप तक पहुँच गया? जी जी। बिहार के बारे में आपको बताना चाहूँगा जी कि जो सोलर पंप लगाते हैं विशेष करके लघु और सीमांत किसान के, उसमें 75% अनुदान किसानों को मिलता है। यानी अगर लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आता है सोलर पंप में, तो लगभग 4 लाख रुपए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर दे रही हैं। भारत सरकार की तरफ से 55% है, लेकिन बिहार सरकार ने उसके ऊपर ही किसानों की स्थिति देखते हुए इसको बढ़ा दिया है। इसके लिए आप अपने ज़िला के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और वहाँ पे एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता किसानों को बहुत ज़्यादा है और हमारे पास फंड हर साल के लिए एक निश्चित मात्रा में मिलता है। तो पहले आओ और पहले पाओ का सिद्धांत है। आप अपने कृषि अधिकारी से मिलें, फॉर्म भर दें और अपने गांव और खेत और की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको खसरा खतौनी कहते हैं, वो भी उनको जमा कर दें। तो अगर इस साल मार्च तक आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अगले साल अवश्य मिलेगा। जहाँ तक ऑर्गेनिक खेती की बात है, कृषि मंत्रालय एक ऑर्गेनिक खेती का कार्यक्रम ही चला रही बृहत रूप पे। उसमें पहले ज़मीन का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ऑर्गेनिक खेती के बारे में भारत सरकार
किसानों को सहयोग देती है। इसमें भी अनुदान की अलग अलग सीमाएं हैं। आप अपने कृषि अधिकारी से मिलें और इसका समाधान आपको वहाँ से मिल जाएगा। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, हम कृषि वानिकी पर चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो कृषि वानिकी पर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, जो देश में अगर आप दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या सरकारी सहायताएं इसमें मिल रही हैं? देखिए, ये एक कृषि वानिकी एक इस प्रकार का, जो मैं बता रहा था कि जो पानी के एक तो बचत के बारे में जो बात हो रही थी कि पानी जमीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता है, इसका मतलब ये हुआ। और वो पानी, जब हमारे पास पानी नहीं होता है तो उस पानी को फिर फसल जो है वो लेती रहती है ज़मीन से। तो ये तो मुख्य उसका लाभ है। जहाँ तक आपने कहा कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत या इन जनरल जो साधारणतया जो हमारी जो कृषि वानिकी है वो इस प्रकार से है कि यूकलिप्टस जो है वो पूरे भारतवर्ष में हो जाता है लगभग। बहुत ठंडे एरिया को छोड़ दें तो समुद्र से बिल्कुल वहाँ पर जो किनारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से लेकर और पहाड़ के लगभग 1000-1500 मीटर तक, 1000 या 1500 मीटर तक जो है वो हो जाता है। पॉपुलर जो है वो लगभग मैदानी भाग जो है हमारे उत्तर भारत के, वहाँ पर मध्य प्रदेश तक जो है इसी तक हो पाता है, क्योंकि ये पॉपुलर में थोड़ी सी जो है हमें ज़मीन में ज़्यादा नमी चाहिए और बहुत सी जगह में जो है पॉपुलर जो है साउथ इंडिया में नहीं हो पाता है। तो ये, और बाकी यदि हम लोग इस प्रकार से माने साउथ में, यदि दक्षिण भारत में या और दूसरे क्षेत्रों में, आवश्यक नहीं है कि यूकलिप्टस और पॉपुलर आधारित ही कृषि वानिकी हो। बहुत से आज के डेट में आप यदि देखेंगे कि तो आम के जो पेड़ हैं या सिट्रस के जो पेड़ हैं, साधारणतया हम लोग संतरा, नींबू इस प्रकार से जो पेड़ बोलते हैं, वो जरूर हम लोग ये मानते हैं कि वो हॉर्टिकल्चर के ही या उद्यान विभाग के ही पेड़ हैं, परंतु वो पेड़ हैं और पेड़ के बीच में आप जो फसल जो है ये कृषि की ले सकते हैं या सब्जी की ले सकते हैं या फूलों की ले सकते हैं या जड़ी बूटी की ले सकते हैं। तो वो भी एक मल्टी स्टोरेड या मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो हम लोग जो है ले सकते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में जो है ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। हमारे साथ नदारी सिंह जुड़ चुके हैं राजस्थान से। नदारी साहब, आपका स्वागत है हेलो किसान में। अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो। हाँ, आप अपना टीवी सेट से जरा दूर आ जाएं और आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है। हाँ सर, मैं नदारी सिंह बोल रहा हूँ जी, अजमेर जिले से। जी हाँ हाँ, ये बताइए सर, जो सूर्य लाइट है ना, सौर ऊर्जा, वो कुएं पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार क्या सब्सिडी दे रही है और उसकी क्या प्रक्रिया है? जी डॉक्टर। राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार की अनुदान के अलावा अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है। यहाँ भी 90% सब्सिडी मिलती है। जैसा हमने बताया था पिछले कॉलर किसान के लिए, आपको भी कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी के पास जाइए और वहाँ पे फॉर्म भर करके अपनी खतौनी वगैरह जमा कर दीजिए। आपके खेत के आकार और फसल के चक्र को देखते हुए कितने हार्स पावर की मोटर, लगभग 3 से 5 हार्स पावर की मोटर सोलर ऑपरेटेड ही रिकमेंड करते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होगा। दूसरा, हमारा उद्देश्य ये है कि जितना पानी ज़मीन में जाए उससे कम ही हम इस्तेमाल करें जी, जिससे कि दूरदर्शिता बनी रहे और ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बना रहे। उसके साथ साथ फसल का भी सिंचाई का प्रबंध हो सके। जैसा हमने पहले बताया था कि अगर आप सोलर पंप लगाते हैं, उसके साथ साथ अगर आप राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वायु की गति बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर जैसा सिंह साहब ने बताया, अगर आप बागवानी कर रहे हैं और सब्जी या फल उगवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों ही बहुत ही लाभकारी होंगे। शुरू में थोड़ा लागत ज़्यादा आती है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार आपको अनुदान प्रदान कर रही है। उसका उपयोग करें और दीर्घकालीन सोचे, जिससे कि आपको फसल से दुगनी आमदनी मिलने के लिए सुविधा हो जाए। बिल्कुल।
एक आपको पहले कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म आपको लंबे समय के लिए वो फ़ायदा देगा। डॉक्टर साहब, जो कृषि वानिकी पर हम चर्चा कर रहे थे वो हम आपसे जारी रखेंगे। जो मैं बता रहा था आपको कि ये जरूरी नहीं है कृषि वानिकी ही है। वानिकी मतलब जो पेड़ है उसके बारे में बात होती है, और ये फल के पेड़ भी हो सकते हैं, वनों के पेड़ भी हो सकते हैं। और मैं यूकलिप्टस पॉपुलर तो हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि बहुत छोटे समय में, मतलब वह 5-6 साल या 8 साल तक आपको पेड़ रखना है और उसके बाद में आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा, आप उसको काट सकते हैं। और यूकलिप्टस में एक और फ़ायदा होता है कि 6 साल के बाद में यूकलिप्टस को लगभग आप आधा फुट ऊपर टेढ़ा करके काट दें तो उसमें दोबारा बोने की जरूरत ही नहीं, उसी में दोबारा टहनी आ जाती है और उनको फिर 6 से 8 साल के तक चला सकते हैं। तो इस प्रकार से 15 से 16 साल तक आप यूकलिप्टस से 2 बार फसल ले सकते हैं। तो ये जो फायदा है यूकलिप्टस का, और साथ में वो पेड़ भी दे रहा है और ऊपर से आपको इस प्रकार से पर्यावरण के लाभ दे रहा है। जैसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं पेड़ों से खेतों में। बहुत से तेज आंधी आती है तो पेड़ों से रुक जाती है, बहुत सी धूप आती है तो वो छाया दे देती है खेतों को, और साथ में अपने आप में ये विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेल्ट का तो काम करती हैं, ये साथ में पानी ज़मीन में ले जाती हैं। और देखिए, आप यदि इसको सही माने या ना माने, पर जब फसल नहीं होती है बहुत से कुछ समय में, तो आप इनमें देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तीसरा बहुत ज़रूरी फ़ायदा जो मैं बता रहा हूँ, वो बेल जितनी, लताएँ जितनी फसलें होती हैं, आप यूकलिप्टस या पॉपुलर या कोई और पेड़ लगाया हुआ है तो उसके ऊपर उनको चढ़ा दो, तो आपको साथ में फसल तो हो ही रही है, लताओं वाली जो सब्जियां हैं या और जड़ी बूटियां हैं, आप गलोए, सतावर लगा सकते हैं, या आप कद्दू लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, कुछ भी आप जो है पेड़ पर चढ़ाइए। तो देखिए कितना फ़ायदा आपको साथ में मिल रहा है, आम के आम, गुठलियों के। बहुत अच्छा। और हमारे साथ डॉक्टर साहब इसी जानकारी के साथ हम लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो किसान में स्वागत है, निशान जी उत्तर प्रदेश से। निशान जी, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? हाँ सर जी, आवाज़ आपकी आ रही है जी, सवाल पूछिए। जी सर, सवाल हमारा ये है सर कि सागौन और चंदन और बकैन की प्रजाति जो है, जो हमारे क्लाइमेट में सफल हो जाए। चंदन तो मैं थोड़ा सा मानूंगा कि ना हो पाए, क्योंकि चंदन एक ऐसा पेड़ है, या तो वो थोड़ा सा शिवालिक्स में हो सकता है जो हिमाचल और उत्तरांचल और जम्मू में है, या फिर वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में होता है। आपका बकैन बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल आपके एरिया में हो सकता है, और सागौन तो होता ही है। बस ये है कि सागौन के साथ में यदि आप ये सोचें कि मैं कृषि भी करूं तो थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, पेड़ बहुत बड़ा होता है, और उसमें थोड़ा सा आपको इस प्रकार की और कृषि आधारित आपको गतिविधियां करनी पड़ेंगी, आपको और कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा जो कि खेती से थोड़ा सा हटके होगा सागौन के लिए। तो वहाँ पर आप यदि सागौन की दूरी थोड़ी ज़्यादा रखें या मेड़ पर ज़्यादातर सागौन लगाएं तो खेती भी आप जो है वो ले सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके लिए कुछ धनराशि भी आवंटित की जाती होगी, तो किस तरह के कार्यक्रमों के लिए क्या धनराशि और किस तरह की सहायता दी जा रही है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विशेष करके कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से हर वर्ष लगभग 3,500 करोड़ का प्रावधान किया जाता है, और औसतन लगभग 10 से 12 लाख हेक्टेयर एरिया माइक्रो और ड्रिप इरिगेशन में आ जाता है। इस तरीके से अगर हम बढ़ते रहे तो ये संभावना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र माइक्रो और ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के तहत कवर कर सकें। मैं किसानों को ये भी बताना चाहूँगा कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है उसकी लागत लगभग 40,000 रुपये पर हेक्टर आती है, जबकि अगर ड्रिप लगाते हैं तो 80,000 से 1,25,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से लगती है। इसमें जो मेरी सलाह किसानों के लिए होगी कि अगर आपके पास छोटे छोटे खेत हैं तब आप स्प्रिंकलर ही इस्तेमाल करें, और प्रयास करिए कि आपके पास जो किसान हैं उनका भी सहयोग लीजिए, और एक ही साथ लैटरल या पाइप बिछाएं और ट्यूबवेल लगाएं। उससे एक तो भारत सरकार की तरफ से आपको अनुदान ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्च आता है वो भी कम से कम रहेगा। पिछले कॉलरों ने ये भी पूछा था कि अगर हम सोलर ऑपरेटेड रखें पंप, तो उस जैसा
किसान भी इच्छुक हैं और भारत सरकार भी चाहती है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जी। जहाँ पे बिजली की सप्लाई दिन में निश्चित नहीं रहती। उस सुनिश्चित करने के लिए ये अच्छा होगा कि अगर आप सोलर पंप लगाएं, एक मरते 4 लाख रुपए खर्च कर दें, उसमें से 75% भारत सरकार दे देती है, तो आप ट्यूबवेल भी चला सकते हैं 3 से 5 हार्स पावर का, उसके साथ साथ अपने घर के उपयोग में भी ला सकते हैं। इससे किसानों का हित होगा और देश के लिए भी ऊर्जा संरक्षण का एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा। जी। और डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि 72% भूमि ऐसी है जहां पर पानी की सिंचाई की आवश्यकता है, उस विषय में भी हम आपसे जानकारी लेंगे कि वहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों में। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं हेलो किसान में। ओमवीर साहब हरियाणा से। ओमवीर जी नमस्कार, आपका स्वागत है हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं क्या नाम से मिनी फुहारे जो इस बारे में पूछना चाहता था। आपको हम सही से सुन नहीं पाए, एक बार दोबारा पूछिए। सर, मैं ये सिंचाई के लिए मिनी फुहारे योजना है, इसके बारे में पूछना चाहता था। जी बहुत अच्छा, सिंचाई के लिए जो मिनी फव्वारे की योजना है उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं क्या नाम से लगवाना चाहता हूँ। क्या नाम से इसमें क्या तो क्या नाम से हरियाणा गवर्नमेंट देती है या केंद्र से मिलते हैं? ओमवीर जी, आपका सवाल माइक्रो इरिगेशन के बारे में है। हरियाणा और पंजाब में नहर की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, जिसके कारण किसान इसका उपयोग कम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम माइक्रो और ड्रिप इरिगेशन, जो आप कह रहे हैं फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर, उसका उपयोग करें। उससे एक तो ये हुआ कि आपको फसल को जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी ही मिलेगी। दूसरा, जब स्प्रिंकलर इरिगेशन से फसलों के ऊपर छिड़काव होता है तो उसकी पत्तियां धुल जाती हैं, जिससे उनके अंदर, पौधा के अंदर अपने खाद्य पदार्थ को उत्पादन करने की क्षमता ट्रांसपायरेशन से या धूप से बढ़ जाती है। इससे उत्पादन बढ़ता है। और जहाँ तक सवाल रहा कि आप कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा ने भी 80% लघु और सीमांत किसान के लिए अनुदान का प्रावधान किया है, जिसमें से 55% तो भारत सरकार की तरफ से है, शेष राशि राज्य सरकार अपनी तरफ से दे रही है। आप अपने या तो जिला सिंचाई अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से मिले और उनसे उनके यहाँ रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएं और फॉर्म भर के उनको जमा कर दें। और जैसा हमने पहले बताया था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। और अब हम डॉक्टर सुखदेव जी से जानना चाहेंगे, जो कृषि वानिकी है उसे किस तरह से जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक खेती है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां अभी एक खास वर्ग की सब्जियां बन के रह गई हैं जो बड़े बाज़ारों के बड़े शोरूमों में दिखाई देती हैं। क्या हमारे किसानों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है
कि वो सब्जियां इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक उगाएं कि वो एक आम जन की सब्जी बन जाए और उनको भी, किसानों को भी लाभ हो। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए, सही बात है, कृषि वानिकी जो है वो बेसिकली एक नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक जो कृषि है, इसको हम लोग कृषि वानिकी के रूप में लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर पेड़ हो रहे हैं वहाँ प्रकृति अपने आप में काम कर रही है, और वहाँ पर यदि वो बहुत ज़्यादा धूप है तो उसको रोक रही है, और बहुत ज़्यादा हवा है तो उसको रोक रही है, बहुत ज़्यादा तापमान है तो उसको रोक रही है। और साथ में आप देखेंगे कि वहाँ पर यदि हम लोग जो पेड़ लगाते हैं, यदि थोड़ा सा हम लोग उनको थोड़ा और सोच समझ के लगाएं, जैसे शीशम हम लगाएं मान लिया, तो शीशम क्या है कि वो नाइट्रोजन अपने आप फिक्स करता है और वो मिट्टी को अपने आप उपजाऊ बनाता है, और उपजाऊ बनाने से क्या होगा कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर उसमें खेतों में वो या तो कम डालेंगे या नहीं डालेंगे। और दूसरा, यदि हम लोग उन पत्तों को जो हम पेड़ लगाए हुए हैं शीशम वगैरह के या किसी इस प्रकार के, उनकी अपने आप में कंपोस्टिंग, चाहे वो केंचुआ के खाद के रूप में करें या पत्तों को उसको सड़ा गड़ा के करें और उनको ही हम खेतों में डालें, तो खेती हमारी जो है अपने आप में उसकी उपज बढ़ जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ऑर्गेनिक ही कहलाएगी। और 2-3 साल तक इस प्रकार का यदि आपका चक्कर बन जाता है तो उसके बाद में आपको जो फसल मिलेगी वो ऑर्गेनिक मिलेगी। तो ये एक तो इसका फायदा है। दूसरा हम लोग जो बताना चाहेंगे वो है कि कैसे फार्मर या किसान जो है अपने आप में इसकी आय दुगनी कर सकते हैं। एक तो खेती से उसको अपनी फसल मिल ही रही है, और उसमें यदि जैसे आपने कहा सब्जी, हम सब्जी उगाएं, चाहे वो आलू है, चाहे वो सब्जी कोई और प्रकार की है, चाहे चिल्लीज जो है हम लोग जो है ये पिपली है ये उगाएं, और दूसरा हम लोग साथ में वो तो उगा ही रहे हैं। एक पेड़ जो हमारा उग रहा है, चाहे यूकलिप्टस है चाहे पॉपुलर है, ये 5 से 7 साल में आपको फसल दे देता है। और साथ में यदि आपने कहीं पर वहाँ पर आम या नींबू या आंवला इस प्रकार की मेड़ पर या खेत के बीच में कहीं पर लगाया है तो वो आपको तो फल दे रहा है साथ में, तो कितना अच्छा एक फ़ायदा है। और साथ में मैं यदि आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करूँ, यदि उन्हीं पेड़ों पर यदि हम गलोए, तुलसी, कड़ी पत्ता उसके आसपास में ये चीज़ें लगाएं तो आपकी हेल्थ और ठीक। बिल्कुल, औषधीय पौधों की बहुत बड़ी खेती आप कर सकते हैं। हमारे साथ हेलो किसान में जुड़ चुके हैं शुभम पांडे जी उत्तर प्रदेश से। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो शुभम जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मैंने 1 हेक्टेयर में सर मैं सागवान का मैंने पौधा लगाया है। जी हेलो जी, बोलिए आगे बोलिए। तो सर क्या सर मैं उसमें सर उसके साथ क्या मैं कोई और ऐसा काम कर सकता हूँ, जैसे मधुमक्खी पालन, या सर और ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ जिससे मैं अपने आय को बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दूसरे किसान भाइयों के लिए भी एक उदाहरण है, और आप जो कर रहे हैं बस ये जरूर देखना कि कितनी दूरी पर आपने पेड़ लगाया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें लगभग आपको जो सागौन का पेड़ है ये बहुत ऊंची हाइट ले जाता है, बहुत ऊंचाई हो जाती है उसकी, इसलिए लगभग कम से कम 5 मीटर से कम एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। यदि आपने दूसरी कोई चीज़ वहाँ पर करनी है, आप बिल्कुल वहाँ पर आप केंचुओं की खाद डालिए, वहाँ आप मशरूम की खेती करिए सर्दियों में, वहाँ पर आप वहाँ पर यदि थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो वो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप वहाँ फूलों की खेती कर सकते हैं, आप वहां पर मधुमक्खी पाल सकते हैं। बिल्कुल ये आपके हाथ में है। और यदि आपको ये लगता है, क्योंकि जो सागौन है ये पत्ते झाड़ देता है सर्दियों, ये आपके लिए बहुत अच्छी एक फायदा है कि आप वहां पर कुछ दिनों तक, तो जो है 5-6 साल जब तक सागौन जो है बड़ा नहीं हो जाता है तब तक आप नॉर्मल खेती भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फायदे की बात है। हाँ, उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है फिर आप यह है कि गलोए या आप सतावर या आप सब्जियां जो कि लताएं होती हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है थोड़ा सा वहां पर पत्तों से, उनके पत्तों से जो नुकसान होता है तो पत्तों को हटाते रहना चाहिए बस आपको। और औषधीय पौधों की खेती भी बहुत व्यापक पैमाने पर की जाती है, क्योंकि देश भर में तमाम ऐसी औषधियां और च्यवनप्राश इत्यादि बनाए जा रहे हैं। आजकल देखिए ना, हम कोरोना वायरस के लिए वैसे ही दिल में ये बोलते हैं कि क्या लेना चाहिए, तुलसी। आप तुलसी लगाएं, उसमें कितनी अच्छी बात है, गलोए लगाएं, बुखार कभी नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं वो आप वहां अपने खेत में जरूर कर सकते हैं, कहीं कोई मना नहीं। हम चिंतामणि जी से जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर आपने बात कही कि 72% जो जमीन है भारत में जहाँ पर पानी की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उस जमीन का ध्यान रखा जा रहा है। उसके साथ ही जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भी पानी और सिंचाई की एक चुनौती होती है। तो इन दोनों जो चुनौतियों से आप कैसे निपट रहे हैं, उसके लिए क्या खास प्रावधान किए गए हैं? प्रश्न बड़ा विस्तृत है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को
कि पहाड़ में सिंचाई के प्रावधान और समतल ज़मीन के प्रावधान में फ़र्क होता है। पहाड़ों में पानी ऊपर से आता है, जिसको हम छोटे छोटे चेक डैम या बांध बना करके और उसमें थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन लगा करके अच्छी तरीके से फसल तथा उसके साथ साथ बागवानी कर सकते हैं। जहाँ तक समतल ज़मीन प्लेन एरियाज़ की बात कही जाए, वहाँ पे दो ही उपाय हैं। एक तो ये है कि धान और गेहूं की खेती करना कम करें, जो संभव नहीं है। दूसरा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत लाएं, जिसके लिए भारत सरकार विशेष करके कृषि मंत्रालय पूरी तरीके से तत्पर है और ज़्यादा हर साल लगभग 12 से 14 लाख हेक्टेयर एरिया माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय ये भी प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हम धान और गेहूं के अलावा न्यूट्री सीरियल जो पहले हम ज्वार बाजरा मक्का कहते थे, और धीरे धीरे लोगों ने या तो उनकी फूड हैबिट या उनका कंपल्सन या किसी अन्य कारणों से इन फसलों का उत्पादन कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में, आज के दिन में गेहूं का दाम कम है और बाजरा ज्वार मक्का का दाम ज़्यादा है। जी। अगर किसान धीरे धीरे पुनः अपनी पुरानी पद्धति पे आ जाएं तो एक तो स्वास्थ्य सुधरेगा और कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं हेलो किसान में एक ब्रेक के बाद। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं मुकेश कुमार जी बिहार से। मुकेश जी, आपको नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बतलावें। आपको कोई खास चीज जाननी है उसके? जी हाँ सर, देखिए ये हमारा एक सिंचाई योजना के बारे में बतलावें। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमारा 1 एकड़ जमीन है, वहाँ पर बहुत मतलब जमीन है, ये बढ़िया है, लेकिन उससे मतलब कि सिंचाई की बहुत तकलीफ है सर। पानी दूर पे है, इसके लिए मैं पैदा कर नहीं बढ़िया पा रहा हूँ। जी आप मुकेश जी, आप अपने टीवी सेट से जरा दूर आ जाएं। टीवी से दूर आ जाइए आप जरा, और यार टीवी को धीमा कर दीजिए, टीवी के वॉल्यूम को। हाँ सर, टीवी स्लो किए हुए हैं। जी मुकेश जी, आपका खेत का क्षेत्रफल देखते हुए ये लगता है कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। अब इतनी कम ज़मीन पे हमारी सलाह ये होगी कि आप धान गेहूं ना उगा करके या तो सब्जी उगाएं या फल उगाएं। इन दोनों को उगाने के लिए, जैसा हमने शुरू में भी बताया है, अगर आप सुने होंगे कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ऐसा है, अगर आप फल, आम, लीची बिहार में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी फसलों का चयन करें तो उसमें आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं, जिसकी कास्ट लगभग 80 से 1,25,000 पर हेक्टेयर आती है। आपको लगभग 80,000 में ही हो जाएगा। इसमें 80% बिहार सरकार अनुदान दे रही है, तो आपको 20 से 25,000 रुपये ही खर्च करना है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको
उपयोग में आ जाएगी। उसके साथ साथ ये भी है कि जब तक, जैसा डॉक्टर सिंह ने बताया, कि जब तक पौधे बड़े नहीं होते और उनका तना और पत्तियां फैलती नहीं है, तब तक वहाँ और उस खेत के अंदर और भी ऐसी फसल आप उगा सकते हैं जो थोड़ा सा छाया में भी उग सकती हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आम तौर पर किसानों को ये लगता है कि जो पौधा है, पौधे की जड़ पे ही हम पानी डालें, जबकि जो सही जल प्रबंधन की तकनीक है वो ये है कि जहाँ तक पौधे का डाल फैली हुई है उसके 1 फीट अंदर गड्ढा खोद करके उसमें पानी डाल दे, वही सही में पौधे के उपयोग में आता है। उसी के साथ साथ अगर आप खाद भी डाल दें तो एक तरीके से पानी और खाद दोनों ही पौधे को तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए उदाहरण के तौर पे अगर हमें हाथ के पास में कोई खाने की चीज़ हो तो हम खा सकते हैं, अगर वही 2 किलोमीटर दूर 1 फीट दूर रख दी जाए तो उसका उपयोग हम सही नहीं कर पाएंगे। और किसान ये सोचता है कि जो तना है, तने के पास ही हम खाद बीज डालें तभी वो उपयोग में आएगा, जबकि ये मिथ्या है। ये एक तरीके से खाद और पानी दोनों आप दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके कोई लाभ पौधे को नहीं मिल रहा। तीसरी बात ये बताना चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी सिट्रस वैरायटी जैसे नींबू, आंवला आदि ऐसे फल हैं जिनमें जिस समय फूल आता है उस समय किसान सोचता है इसको पानी और खाद की ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट या जल संरक्षण और संबंधन टेक्निक ये कहती है कि जिस समय उसमें फूल आया, जब तक पॉट फॉर्मेशन यानी उसमें फल आना लग न जाए तब तक पानी ना दे। अगर आपने पानी दे दिया और गलती कर दिया तो जितने भी फूल हैं सब गिर जाएंगे और उसमें फूल के साथ साथ फल भी नहीं लगेंगे। ये हमारी किसानों के लिए राय है। और जहाँ तक मुकेश जी का सवाल है, वो तो हम यही कहेंगे कि जिला कृषि अधिकारी से मिलें और अपने लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का ही अनुदान के बारे में चर्चा करें, जो उनको आवश्यकता होगी उनकी खेत के अनुसार, और कृषि अधिकारी उनकी मदद करेंगे। और 80% अनुदान बिहार सरकार दे रही है। ऐसे ही पूरे देश में 14 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भारत सरकार 55% अनुदान दे रही है और राज्य सरकारें उस पर लगभग उतना ही दे करके उसको ले जा करके 90, गुजरात जैसी जगह में 90%, कर्नाटक ने अभी भी उसको 100% कर दिया है। और कर्नाटक जैसे राज्य में गन्ना की खेती में भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे विशेषज्ञों ने मेरा काम अब आसान कर दिया है क्योंकि ब्रेक में हमारे विशेषज्ञों ने ये हमें कुछ सवाल पूछना चाहे थे एक दूसरे से, तो अब मैं अपने काम को आसान करते हुए मैं सुखदेव जी और चिंतामणि जी, पहले आपसे निवेदन करूंगा सुखदेव जी कि आप सवाल पूछें और उसके बाद चिंतामणि जी आप सुखदेव जी से सवाल पूछेंगे। जी, मैं वैसे तो ये सवाल नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये एक तकनीकी जानकारी मुझे भी चाहिए और मैं समझता हूँ किसान भाइयों को भी चाहिए। एक डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक मुकेश जी कह रहे थे, ड्रिप इरिगेशन कई बार क्या होता है कि हम लोग उसमें पाइप डालते हैं और पाइप से पानी जाता है, और स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या है कि आप एक जगह पानी देते हैं और पानी की एक डायामीटर होता है और बीच में थोड़ी सी जगह छूट जाती है। यदि आप दोनों को देखें, क्या मैं एक ये मानता हूं कि हम यदि कहीं पर पानी का स्रोत लेकर एक पाइप लगाएं और फॉगिंग करें केवल पौधों के ऊपर, तो फॉगिंग से या माइनर ड्रॉपलेट से जो पौधों के ऊपर डायरेक्टली पत्तों के ऊपर गिरे, जिससे कि पत्ता भी साफ हो जाएगा और उनके स्टोमेटा बहुत अच्छे काम करेंगे और उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ या पौधे की अपनी बढ़त जो है बहुत अच्छी रहेगी, और पानी वहीं पर देंगे हम लोग यदि वहाँ पर पौधा होगा, तो क्या उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा? और इस प्रकार की यदि कोई स्कीम है तो मैं समझता हूँ वो उपलब्ध उपकारी लाभकारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के लिए भी अच्छी जानकारी है कि बहुत पहले जो हमने बताया कि फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई योजना ही विशेष करके उपयोग में लाई जाती थी और किसानों को भी इसी के बारे में योगदान दिया जाता था, चाहे तकनीकी हो चाहे वित्तीय हो। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम फव्वारे की तरह इस्तेमाल करें तो ये सिंचाई की सुविधा या ये सिंचाई की पद्धति
बहुत उपयोगी है, लेकिन इसको बहुत विस्तृत क्षेत्र में करना संभव नहीं है। अगर छोटे किसान, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे, उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पे पौधारोपण करें, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। मेरा प्रश्न बस केवल छोटे ही, क्योंकि क्या है कि छोटे किसान जो भाई है ना, वो ये सोचते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कैश क्रॉप ले लें, वो यदि वो गोभी ले लें या सब्जियां ले लें, साथ में फ्रूट प्लांट ले लें, तो मेरा यही डॉक्टर साहब से अनुरोध था कि यदि इस प्रकार का कुछ है तो वो छोटे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा। जी, और हमारे पास समय अब नहीं है सर, कोई और आप कुछ सर से पूछना चाहेंगे? बहुत संक्षेप किसानों की जानकारी के लिए मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, संक्षेप में सर, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे कि जमीन में नाइट्रोजन भी फिक्स होती है, उसके साथ साथ इरोजन कंट्रोल जो मृदा। सर 30 सेकंड में बस ये छोटी सी बात है। यदि आप शीशम लगाते हैं अपनी मेड़ पर, तो आप देखिएगा शीशम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सर है, और जो मिट्टी का बांधना है उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, पानी नीचे ले जाता है और मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बांध रखता है, तो वो सॉइल इरोजन को रोकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों विशेषज्ञों का, चिंतामणि जी और सुखदेव जी आपका। आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, किसान भाइयों को दी, और इसी के साथ अब समय समाप्त होता है हेलो किसान का, और हम आपको हमारे अगले विषय बता दें। जो हमारे अगले विषय हैं कार्यक्रम के, वो होंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। आप अपने सवाल, अपने जिज्ञासाएं हमसे पूछ सकते हैं, और आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए, जो हमारा ईमेल है hellokisan2015@gmail.com, और हेलो किसान टाइप कर आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर भी आपके पास है, और आप उसको नोट भी कर लें। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-113060। ये डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर, जो सोमवार से शनिवार तक खुला रहता है। आप अपने सवाल हमसे अवश्य पूछें, और फिलहाल कार्यक्रम से हमें अनुमति दें। नमस्कार। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में